हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है दो टॉपिक्स, मेटाडेटा रेपोजिटरी एंड ओलेप वर्सेस ओएलटीपी। ये दोनों चीज़ क्या है और किस तरह से अपना प्ले निभाती है डेटा वेयरहाउस के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटाडेटा से। हम ऑलरेडी मेटाडेटा क्या है वो सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर सिंपल हमें सिर्फ रिवाइज करना है थोड़ी देर के लिए। मेटाडेटा यानी कि हमने क्या सीखा था, इसका मीनिंग होता है डेटा अबाउट अनदर डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने इंडेक्स लिया था एक बुक का, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बुक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस की एक बुक है, ठीक है, जिसके अंदर 10 चैप्टर्स होते हैं। अब वो 10 चैप्टर का क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है, यानी कि पेज नंबर होता है। आपके कवर के फ्रंट पेज के अंदर आपके बुक के अंदर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जाना है तो फॉर एग्जाम्पल वो चैप्टर को देखने के लिए आपको कौन सा पेज ओपन करना होगा अपने बुक में से, तो वो पेज नंबर से आपको कहाँ पर लिस्ट डाउन मिलते हैं, आपकी बुक की इंडेक्स के अंदर, राइट। तो वो इंडेक्स ही वन टाइप ऑफ हमारे लिए क्या बन चुका है, मेटा डेटा बन चुका है। यानी कि कोई डिटेल डेटा तक पहुंचने के लिए जो इंडेक्स के ऊपर जो समराइज्ड डेटा हमें मिलता है, उसी डेटा को हम क्या बोलते थे, मेटा डेटा बोलते थे, राइट। अगेन मेटा डेटा यानी कि एक प्रकार का समराइज्ड डेटा है जो कि हमें लीड करता है कहाँ, उसके डिटेल्ड डेटा की तरफ। जैसा कि मैंने अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चैप्टर नंबर 3 को ओपन करना है, चैप्टर नंबर 3 तक पहुंचना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, बुक की इंडेक्स देखते हो, राइट। उस इंडेक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो कौन से पेज के अंदर अवेलेबल है। तो डायरेक्टली आप वो पेज नंबर ओपन करोगे तो वो चैप्टर 3 आपको डिटेल के अंदर मिल जाता है। तो बस इसी इंडेक्स को बोला जाता है मेटा डेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने बुक का एग्जाम्पल लिया था इंडेक्स के थ्रू। अब डेटा वेयरहाउस के अंदर भी होता है मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि कोई डिटेल्ड डेटा है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपके सेल्स का डेटा है, राइट, प्रोडक्ट का डेटा है, फिर कोई रिपोर्टिंग का डेटा है, कोई कस्टमर्स के पास सर्वे कराया था उसका डेटा है। तो उन सभी अलग अलग डेटा के टाइप्स है। वो अलग अलग डेटा टाइप्स के अंदर जो आपको रिपोर्टिंग मिला था वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मेटा डेटा यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए ये हमने फिगर भी देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाता है मेटा डेटा जो कि सेंट्रलाइज्ड EDW के अंदर होता है, राइट, एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के सेक्शन के अंदर ही होता है। यहाँ पर आपको 3 तरह के डेटा मिलते हैं, समरी डेटा होता है, मेटा डेटा होता है और रो डेटा होता है। रो डेटा यानी कि बिना प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा, जो कि यहाँ पर स्टेजिंग एरिया के अंदर हम जो ETL करते थे, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, उसके बगैर दिया हुआ डेटा, यानी कि कोई डायरेक्ट कोई अलग ही सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स में से डायरेक्ट डेटा वेयरहाउस के अंदर एंट्री कर रहा है, वो वाला डेटा, उसको बोलते हैं रो डेटा। समरी डेटा यानी कि यहाँ से फिल्टर आउट करके आया हुआ डेटा, ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग होकर फिल्टर आउट होकर आया डेटा, उसको बोलते हैं हम समरी डेटा। देन आफ्टर बात आती है मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि इन दोनों डेटा को, उन दोनों डेटा तक पहुंचने के लिए, या फिर कोई अलग ही टाइप का डेटा है आपके पास, सिर्फ वही आपको चाहिए डेटा वेयरहाउस में से, राइट। तो उन अलग अलग डेटा तक पहुंचने के लिए, अलग अलग डेटा के सेक्शन तक पहुंचने के लिए, उन सभी डेटा का इंडेक्स वैल्यू कहाँ पर लिस्ट डाउन किया होता है, मेटा डेटा के अंदर। तो मीनिंग जब आप डेटा मार्ट्स बनाते हो अपने स्पेसिफिक गोल के लिए, तब वो आप डेटा मार्ट्स कहाँ से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है परचेसिंग का डेटा मार्ट, ठीक है, तो परचेसिंग वाला डेटा कहाँ पर है, पूरे के पूरे डेटा वेयरहाउस के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से सेल्स और इन्वेंटोरी का डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली मुझे कहाँ से वो डेटा उठाना है। तो सभी डेटा की लोकेशन, उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगी, मेटा डेटा के अंदर मिलेगी, राइट। तो ये था हमारा मीनिंग मेटा डेटा का, कि मेटा डेटा एग्जैक्टली वेयरहाउस के अंदर क्या रोल निभाता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेटा डेटा रेपोजिटरी। देखिए, मेटा डेटा रेपोजिटरी इज अ डेटाबेस क्रिएटेड टू स्टोर मेटा डेटा। अब रेपोजिटरी को बोला जाता है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो हम सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, राइट, मोस्ट ऑफली। तो उसके अंदर आप फोल्डर बनाते हो, ठीक है, न्यू फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर अपना अपना कंटेंट रखते हो, फिर फोल्डर के अंदर कोई और भी फोल्डर हो सकते हैं, कोई फाइल भी हो सकती है। तो जो आप वर्ड यूज करते हो ना, फोल्डर, उसी को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है रेपोजिटरी। ठीक है, उसी को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है रेपोजिटरी, यानी कि एक प्रकार का फोल्डर। ओके, तो यहां पर क्या है, मेटा डेटा रेपोजिटरी, यानी कि जो हमने प्रीवियस फिगर के अंदर बात की है, हमारा मेटा डेटा है। तो डेटा वेयरहाउस तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, जाइजेंटिक है, बहुत ही बड़ा। तो वहां पर तो कई सारे मेटा डेटा होते हैं,
ठीक है, वहां पर कई सारे मेटा डेटा होंगे। तो वो मेटा डेटा अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड होकर कहां पर पड़े हुए होंगे, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर। ये एक प्रकार का क्या है, डेटाबेस ही है। किस लिए क्रिएट किया गया है, टू स्टोर मेटा डेटा। मेटा डेटा रेपोजिटरी यानी कि वन टाइप ऑफ डेटाबेस जिसके अंदर ओनली एंड ओनली मेटा डेटा को ही स्टोर किया जाता है और किसी को नहीं। ठीक है, ये देखिए, मेटा डेटा इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द एक्चुअल डेटा। अगर इस लाइन को हम सिंपल भाषा में बात करें तो यह है हमारी इंडेक्स, जो हमने अभी अभी बुक वाला एग्जांपल लिया था, उसमें कैसे हमारी एक इंडेक्स पेज होती है, राइट। तो वो क्या थे, एक स्ट्रक्चर ही था ना, डिटेल्ड डेटा यानी कि एक्चुअल डेटा तक पहुंचने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया गया था कि भाई तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आपको जाना है इस पेज नंबर के ऊपर, कोई दूसरे चैप्टर को अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको जाना है ये नंबर के डेटा पेज के अंदर। तो उसी तरह से मेटा डेटा भी काम ही यही है, वही आपकी इंफॉर्मेशन ही स्टोर करता है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परचेसिंग का डेटा चाहिए तो मेटा डेटा के अंदर क्या होगा, परचेसिंग का डेटा कहाँ पर अवेलेबल है उसकी लोकेशन यहाँ पर स्टोर की गई होगी। दूसरी लोकेशन किसकी स्टोर की होगी, सेल्स की। अगर आपको सेल्स का डेटा चाहिए तो ये वाले लोकेशन को आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यह है हमारी मेटा डेटा रेपोजिटरी। मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा, हमने प्रीवियसली देखा है वही है। ठीक है, यह है आपका सिंपल मेटा डेटा रेपोजिटरी। कंफ्यूज मत होइएगा, मेटा डेटा अलग चीज है, मेटा डेटा रेपोजिटरी अलग चीज है। ठीक है, मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा। फिर से बता रहा हूं मैं, मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स रिगार्डिंग ही डेटा चाहिए था तो आपको पूरे डेटा वेयरहाउस के अंदर डायरेक्टली सर्च नहीं करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, ये मेटा डेटा पूरा का पूरा होगा सेल्स रिगार्डिंग, अलग अलग प्रोडक्ट्स की सेल्स कितनी कितनी हुई है वो सभी इसके अंदर होगी। ओके, तो ये तो एक मेटा डेटा था, ऐसे तो कई सारे मेटा डेटा होंगे वेयरहाउस के अंदर। सपोज ये एक मेटा डेटा का फिगर आपको दिया गया है, यहाँ पर साइड में दूसरा मेटा डेटा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरी रिगार्डिंग ही डेटा स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे मेटा डेटा हो गए यहाँ पर, तो वो सभी मेटा डेटा कहाँ पर हो गए, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर। यहाँ पर एक और रेपोजिटरी होगी जिसके अंदर ये सभी मेटा डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मेटा डेटा रेपोजिटरी। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है मेटा डेटा, ऐसे कई सारे मेटा डेटा होंगे, उन सभी का कलेक्शन वो किसके अंदर होगा, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर होगा। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं EDW की, एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। यहाँ पर आपको ये ऊपर डिस्क जैसे फिगर मिलेगी जिसके अंदर लिखा है मेटा डेटा रेपोजिटरी। ठीक है, तो इसी के अंदर वो होते हैं आपके अलग अलग टाइप के मेटा डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो कलेक्शन है, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है किस किस के बीच, ODS के बीच भी हो रहा है, डेटा वेयरहाउस के बीच भी हो रहा है और डेटा मार्ट के बीच में भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप ETL करके आते हो, स्टेजिंग करके आते हो, तो आप डायरेक्टली डेटा कहाँ पर इंसर्ट करते हो, ODS के अंदर। अब यहाँ पर जो डेटा पड़ा हुआ है यानी कि आपने जो डेटा वेयरहाउस के अंदर एंटर किया है उसको आपको रजिस्टर भी कराना होगा, कहाँ पर, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर। एग्जाम्पल आप किस तरह से समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुक परचेस की, राइट, जिसके अंदर 10 चैप्टर्स है। तो ये है सपोज आपकी बुक 10 चैप्टर्स इसके अंदर है, तो कौन से चैप्टर तक किस पेज नंबर के थ्रू मैं पहुंच सकता हूँ वो सभी रजिस्टर हो गए कहाँ पर, यहाँ पर इंडेक्स के अंदर। राइट, ये आपकी इंडेक्स है जिसके अंदर 10 चैप्टर्स लिस्ट डाउन हो गए और कौन से चैप्टर तक पहुंचने के लिए कौन सा पेज नंबर मुझे ओपन करना है वो भी यहाँ पर लिस्ट डाउन हो गए। उसी तरह से यहाँ है, अगर कोई भी नया डेटा यहाँ पर आता है फिर वो ODS के अंदर आए, डेटा वेयरहाउस के अंदर भी आता है या फिर डेटा मार्ट के अंदर भी आता है, तीनों के अंदर। ठीक है, कहीं पर भी अगर न्यू डेटा आता है तो उन सभी को सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करना है कहाँ पर, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर। जैसा कि हमने पहले बोला, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर अलग अलग मेटा डेटा होंगे। ठीक है, कई सारे मेटा डेटा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स रिगार्डिंग मेटा डेटा होगा, फिर कोई कंज्यूमर का सर्वे का मेटा डेटा होगा, ऐसे कई सारे मेटा डेटा होंगे। तो रिलेवेंट आपको यहाँ पर जो भी डेटा अपडेट होता है वो डेटा आपको रिलेवेंट मेटा डेटा के अंदर स्टोर करते जाना है। ठीक है, ये थी आपकी मेटा डेटा की रेपोजिटरी। क्लियर, अगेन मैं बता रहा हूँ, मेटा डेटा रेपोजिटरी यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा। ठीक है, अलग अलग टाइप के मेटा डेटा यहाँ पर होंगे और कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटा डेटा रेपोजिटरी जो ये डिस्क थी, ठीक है, ये इसकी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जूम करके बता रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट मेटा डेटा रेपोजिटरी, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, मेटा डेटा रेपोजिटरी को कौन कौन हैंडल कर सकता है, कौन से अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं, और वो इसके मेटा डेटा रेपोजिटरी के साथ क्या क्या बिहेव करता है, किस किस तरह से, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले है गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कर सकते हैं। देखिए मेटा डेटा रेपोजिटरी, इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, कोई नया चैप्टर अगर आपको लिस्ट कराना है किसी बुक के अंदर, तो वो नए चैप्टर को सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करना होगा मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर, इंडेक्स के अंदर अपडेट करना होगा ना। पहले 10 चैप्टर थे, अब आपने 11वां चैप्टर डाला, तो उसका भी पेज नंबर आपको लिस्ट के अंदर कराना होगा अपडेट। तो वो सब मेन चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज गवर्नर्स के थ्रू। ठीक है, फिर आते हैं बेसिक एंड यूजर्स। यूजर्स क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर कंज्यूमशन डेटा। आपने एनालिसिस किया, कुछ सर्वे किया, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ मेटा डेटा के साथ कई लोगों की पार्टनरशिप भी होती है, जिसके अंदर वेंडर्स आते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेटिका, कोलिब्रा, हडूप जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर्स के नाम है जो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर देख सकते हो। ये सब बिग डेटा रिलेटेड, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग रिलेटेड सभी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेटा डेटा रेपोजिटरी के साथ। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्शन सर्विस, जो कि आपको बेसिक सपोर्ट सर्विस मिलती है वो। देन आफ्टर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको लिखा है SDLC इंटीग्रेशन। ठीक है, SDLC का फुल फॉर्म क्या है वो आप नोट डाउन कर लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई भी आप अगर प्रोसेस यहाँ पर करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो ये पूरा SDLC इंटीग्रेट किया हुआ होता है। SDLC अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, अलग ही सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। आपको गूगल के अंदर सर्च करना होगा अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ठीक है, और उसको पब्लिश करते हो, तो आपको ये साइकिल फॉलो करनी होगी। इसी को बोला जाता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर कई सारे फेज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आज हम डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। ओके, देन आफ्टर आता है आपका कंटेंट, कि आप कौन सा कंटेंट मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर डालना चाहते हो, उसकी अवेयरनेस करनी होगी, यानी कि इसी को इसके पहले बताना होगा ODS के थ्रू, राइट, ऑपरेशनल डेटा स्टोर के थ्रू। देन आफ्टर आता है मेटा डेटा की टीम, जो कि करती है ड्राइव यानी कि आपका CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट, वो सब होता है इसके अंदर। कौन लोगों के थ्रू, मेटा डेटा की एक टीम होती है, वही डायरेक्टली इसके अंदर डेटा को चेंज कर सकती है। मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर 2 लोग चेंज कर सकते हैं। पहले हमने देखा गवर्नर्स, यानी कि जो ऑनर्स थे वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कर सकते हैं, और मेटा डेटा टीम यानी कि बैकएंड की टीम, जो कि डेवलपर्स की टीम होती है, वो ड्राइव कर सकते हैं डेटा को, यानी कि कौन सा डेटा बताना है, कौन से डेटा को फिलहाल हिडन रखना है, एब्स्ट्रैक्ट रखना है, और कौन सा डेटा एंड यूजर तक पहुंचाना है, वो सब हैंडल कौन करता है, मेटा डेटा की टीम हैंडल करती है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू, ये आपकी एक फिगर होगी मेटा डेटा रेपोजिटरी की डिटेल के अंदर। ठीक है, इसका भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब एक और फिगर हम देखते हैं इसी की, मेटा डेटा रेपोजिटरी की। ये जो फिगर थी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट फिगर थी, ये हमारी फुल डिटेल्ड फिगर है। ठीक है, मेटा डेटा रेपोजिटरी की फिगर आप जैसी चाहो वैसी बना सकते हो, अगेन जैसी चाहो वैसी बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको QA भी बोलते हैं, मे भी आपको मालूम होगा। इंडस्ट्री के अंदर QA डेवलपर्स भी होते हैं, राइट, क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपर। वो उन लोगों का काम क्या होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बन चुका है, कोई डेटा बन चुका है, तो उसको वेरीफाई करना, उसके कंटेंट को वेरीफाई करना, उसकी टेस्टिंग करना कि एंड यूजर तक पहुंचाने से पहले ये एकदम काम तो कर रहा है या नहीं, वर्किंग मोड में है या नहीं 100%। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वही देखने को मिलेगा। देखिए डेटा कंटेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एरो इस तरह से पॉइंट आउट मिलेगा मेटा डेटा रेपो के अंदर। ठीक है, डेटा कंटेंट क्या क्या है वो वेरीफाई करता है, उसकी वैलिडेशन करता है, स्टैंडर्ड्स देखता है, फिर कंपाइलेशन टेस्टिंग करता है। ये वो एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए, इसमें जो डेटा है वो एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए सही भी है या नहीं है।
ठीक है, तो वो डेवलपर्स कौन होते हैं? QA डेवलपर्स, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डेवलपर्स। उन लोगों का काम क्या होता है? मेटा डेटा रेपो के अंदर पड़े हुए सभी डेटा को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, स्टैंडर्ड चेक करना और टेस्टिंग करना। ठीक है, वो सब हो जाने के बाद वो डायरेक्टली यूजर पीपल से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसको वो प्रोवाइड क्या क्या करेंगे? तो पॉलिसीज प्रोवाइड करेंगे, कुछ प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी वगैरह वगैरह वो सब बता देंगे यूजर्स को कि आपको इन टाइप का डेटा अगर एक्सेस करना है तो ये आपकी प्री रिक्विजिट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं QA डेवलपर्स मेटा डेटा के साथ और डायरेक्टली यूजर्स के साथ। ओके, देन आफ्टर आता है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानर्स और डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के अंदर क्या लिखा है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट्स, मेटा डेटा आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस जो डेवलपर्स होते हैं वो यूजर को समझाते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स क्या है, डेटा को किस तरह से यूज करना है। तो ये जो हमने बात की ना, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, अथॉरिटीज, ये सब कहाँ पर डेवलप किया जाता है? इस सेक्शन के अंदर। स्ट्रैटेजिक प्लानर्स ये वो लोग होते हैं जो कि यूजर्स के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, अथॉरिटीज बनाते हैं। ठीक है, मेटा डेटा को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के थ्रू वो कुछ आर्किटेक्ट्स बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है कि इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपको डेटा को एक्सेस करना है, अदरवाइज आप ऑफिशियली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है? स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के अंदर। देन आता है आपका डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसके अंदर डेटा गवर्नेंस, स्टूवर्डशिप, सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन एंड फैसिलिटेशन आता है। ठीक है, ये सब चीज आती है डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट। डेटा प्रोसेस करना यानी कि आपके पास डेटा तो है, आपके पास कई अलग अलग टाइप के डेटा पड़े हुए हैं, उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से यूजर तक पहुंचाओगे। अब यूजर तो कई तरह के हो सकते हैं, आपके डेटा भी कई तरह के हो सकते हैं। सपोज आपके पास 3 तरह के डेटा है। ठीक है, कुछ यूजर्स का ग्रुप होता है, उसको चाहिए पहले वाला ग्रुप, पहले टाइप का डेटा। कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिसको चाहिए दूसरे टाइप का डेटा, और कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिसको चाहिए तीसरे टाइप का डेटा। तो वो आप किस तरह से मैनेज करोगे, कौन सा डेटा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स को पहुंचाओगे? तो उसके लिए किया जाता है सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन एंड फैसिलिटेशन। सब्सक्रिप्शन यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दूं, ठीक है, यूट्यूब के अंदर कई 40 चैनल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 10 चैनल्स है हमारे पास। ठीक है, अब कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो ओनली एंड ओनली मल्टीमीडिया के अंदर ही इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, ओनली एंड ओनली मल्टीमीडिया के अंदर, तो वो उसी चैनल को क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी, राइट। तो जैसे ही उन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर ली, तो फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो रिलीज होंगे वो उसको सिर्फ उसी टाइप के दिखेंगे ना, राइट, जिसको उन्होंने सब्सक्राइब किया था। अब दूसरी ऑडियंस क्या होगी? जिसको चाहिए सिर्फ एक्शन, कार्टून, मूवीज, वो वाला कंटेंट, तो वो उस टाइप की चैनल्स को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो उसको इन फ्यूचर जो डेटा नया रिलीज होता है वो उसी टाइप का मिलेगा ना, राइट। तो वो सब प्रोसेस होती है डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। सब्सक्रिप्शन किया जाता है यूजर के पास, यूजर को बोला जाता है इन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के थ्रू कि आपको इन मेटा डेटा रेपोजिटरी में से कौन से टाइप का डेटा चाहिए, उसको पहले आप सब्सक्राइब करो। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? हम पब्लिश करेंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे वो डेटा। ठीक है, तो ये पॉलिसीज के थ्रू सबसे पहले किया जाता है डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट। डेटा को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सब्सक्रिप्शन के अंदर, टैब्स के अंदर। क्लियर? ओके, देन आफ्टर यहाँ पर इस साइड हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है कौन कौन के लोगों के थ्रू और किस किस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज डेटा यूसेज, यानी कि डेटा कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डेटा तो था लेकिन कितना डेटा किन किन अमाउंट के अंदर कंज्यूम हुआ है बाय द यूजर्स, वो सब यूजर्स यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं। ग्रोथ ट्रैकिंग, मैट्रिक मैनेजमेंट एंड मेटा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग। ग्रोथ ट्रैकिंग यानी कि आपके पहले सबसे जो डेटा था, फॉर एग्जांपल 10 MB का कुछ डेटा था, ठीक है, वो कुछ कम लोग ही यूज़ कर रहे थे। उसके बाद थ्रू आउट द टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे उस 10 MB को यूज़ करने वाला यूजर्स वो भी बढ़ते गए। यानी कि पहले जो आपका 10 MB का स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ था वो सिर्फ 10 लोग यूज़ कर रहे थे, आगे जाकर 1000, 2000, 3000 यूज़ करने लगे। तो उस स्पेसिफिक टाइप के डेटा की ग्रोथ कितनी हुई उसका ट्रैकिंग भी किया जाता है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, फिर मेटा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग भी की जाती है। हमने जैसे पहले बात की, मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर अलग अलग टाइप के मेटा डेटा होते हैं। ठीक है,
तो अलग अलग मेटा डेटा के अंदर से कौन कौन सा डेटा कितना कितना यूजर ने कंज्यूम किया, उन सब का भी डिटेल के अंदर क्या होता है, रिपोर्टिंग होता है। ओके, तो ये सब होता है इस सेक्शन के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर। देन आफ्टर आता है आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एसेट, स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, कंटेक्स्ट, कंटेंट मैनेजमेंट, ट्रेसेबिलिटी एंड लिनिएज। ये कंप्लीट हाई लेवल है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, जो डायरेक्टली मेटा डेटा रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेवलपर के पास वो अथॉरिटी होती है कि इस मेटा डेटा के अंदर नया डेटा डाले, जो पुराना आउटडेटेड डेटा हो चुका है उसको रिमूव कर दे, किसी को अपडेट कर दे। ठीक है, तो वो सब किया जाता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर सभी तरह का काम होता है, डेटा को परफेक्टली मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द सोर्स कई सारे डेटा यहाँ पर आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट के डेटा आए, तो मेटा डेटा रेपोजिटरी के अंदर इसको अलग अलग टाइप की कैटेगरी के अंदर मेटा डेटा के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो सब काम होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन का। देन आफ्टर आता है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेपोजिटरी मैनेजमेंट अथवा तो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि क्या, कंटेंट मैनेजमेंट, क्लस्टर एनालिसिस, डेटाबेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यानी कि सभी जो डेटाबेस रिगार्डिंग थिंग होगी, डेटाबेस रिगार्डिंग जो चीज़ें होगी। ठीक है, कौन से कंटेंट को कौन से डेटाबेस के अंदर रखना है, किस तरह से यूजर रिट्राइव कर सकेंगे, वो सब आता है इस डिपार्टमेंट के अंदर। देन आफ्टर आता है रेपोजिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो रेपोजिटरी के रिगार्डिंग ही काम होगा वो सभी काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनेज रेपोजिटरी मॉडल, कंट्रोल वू एंड हाउ यूजेस, वर्जनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड वू हाउ यूजेस। इसका मतलब क्या, डेटा को आपको कंट्रोल करना है कि कौन से टाइप का स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स क्या क्या डेटा यूज कर सकता है। आपने यूजर्स को अथॉरिटी दी है सिर्फ टाइप 1 के डेटा को एक्सेस करने के लिए, लेकिन क्या वो टाइप बी और टाइप सी को भी एक्सेस नहीं कर रहा है ना, वो सब आपको यहाँ पर मैनेज करना है, देखते रहना है। ठीक है, फिर वर्जनिंग आता है। वर्जनिंग यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एप्लीकेशन का एग्जाम्पल दूँ, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन अगर हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो उसका कुछ इनिशियली वर्जन हो सकता है 1.0, देन आफ्टर उसके अंदर क्या आता रहता है, अपडेट आता रहता है 2.0, 3.0, तो वो सब होता है वर्जनिंग। ठीक है, तो डेटा का भी वर्जनिंग होता है, डेटा यानी कि मेटा डेटा का भी वर्जनिंग होता है। जैसा कि मैंने पहले इंडेक्स वाला एग्जाम्पल आपको बोला था, राइट, इंडेक्स सबसे पहला है 10 चैप्टर्स की, अब कोई नया चैप्टर ऐड करता है एडमिन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 11, तो उसको भी इंडेक्स को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, तो उसी को बोला जाता है वर्जनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया पूरा मेटा डेटा रेपोजिटरी किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास है दो चीज, ओलेप एंड OLTP। इन दोनों का फुल फॉर्म हम नोट डाउन कर लीजिएगा। ओलेप यानी कि होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP यानी कि होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह भी क्लियर होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली ओलेप या OLTP है क्या। तो ये मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की ट्राई करूंगा। देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीज है, ओलेप एंड OLTP। ओलेप यानी कि इस प्रकार का डेटा जो कि अवेलेबल होता है बिजनेस डेटा वेयरहाउस के अंदर, यानी कि एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के अंदर, दोनों एक ही है। इसके अंदर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, निकाल सकते हो, एनालिटिकल, फिर स्लो क्वेरीज, डीनॉर्मलाइज्ड, हिस्टोरिकल डेटा, वो सब आप क्या कर सकते हो, डेटा में से निकाल सकते हो। ठीक है, डेटा वेयरहाउस में से निकाल सकते हो, उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। यानी कि फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस यू कैन ओनली रीड योर इंफॉर्मेशन, यू कैन ओनली रीड योर डेटा, नथिंग एल्स। और उसी और अगर हम OLTP की बात करें तो OLTP यानी कि ऑपरेशंस, आप ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शनल ऑपरेशंस कर सकते हो, डेटा नॉर्मलाइज कर सकते हो, करंट डेटा को देख सकते हो, डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो कंप्लीट जो जिसके हाथ में रोल होता है डेटा को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, रिमूव करने का, तो वो सब कहाँ पर किया जाता है, OLTP के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेशंस आप कर सकते हो। ओलेप यानी कि सिर्फ आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, रीड कर सकते हो, कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसी को बोला जाता है ओलेप एंड OLTP। वेरी एब्स्ट्रैक्ट व्यू में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको सिर्फ आप नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे हम देखेंगे इसका डिटेल के अंदर यूज क्या होता है। ओके, तो एक और ये फिगर है आपके पास OLAP और OLTP के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो बिजनेस डेटा वेयरहाउस है हमारे पास। ठीक है,
यानी कि ये वाला सेक्शन बोला जाता है ओलेप इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो। अपने पैटर्न वाइज डेटा को अगर आप रिट्राइव करना चाहते हो तो पैटर्न आप अप्लाई करो डेटा वेयरहाउस में, तो उस तरह का आपको डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको कुछ बिजनेस प्रोसेस करनी है, ठीक है। यहाँ पर से आपने डेटा तो निकाल लिया एनालिटिक्स करने के बाद, फिर आपको उस डेटा पर क्या करना है, प्रोसेस करना है, कुछ अपनी कुछ स्ट्रैटेजी लगानी है, यानी कि कुछ ऑपरेशंस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डेटा अपना इंडेंट किया था वो आपका डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना है मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन्स, यानी कि अगर आपको जो डेटा चाहिए था, ठीक है, जो आपने गेस किया था कि मुझे ये डेटा चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए, तो वो आपको डेटा मिल गया। उसके बाद आपको अप्लाई करना है मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन, यानी कि उस डेटा को फिर से आपको राइट करना है किसके अंदर, बिजनेस डेटा वेयरहाउस के अंदर। यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप यानी कि एंड यूजर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पर बीच में ऐसी कई सारी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू डायरेक्टली ट्रांजेक्शन किया जाता है डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ओलेप के अंदर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, यहाँ पर आप कुछ डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है OLTP और ओलेप के अंदर। ओलेप यानी कि जस्ट आप इंफॉर्मेशन निकालो, OLTP यानी कि उस इंफॉर्मेशन जो आपने निकाली है उसके अंदर कुछ प्रोसेस करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारी थोड़ी डिटेल के अंदर फिगर आई है OLTP एंड ओलेप, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे ओलेप यानी कि आपका जो डेटा वेयरहाउस है वही है पूरा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्यूब दिख रहे होंगे, ये क्यूब है ना, यही में असल में है ओलेप, ठीक है। ऐसे क्यूब भी हम किस तरह से बना सकते हैं वो हम फ्यूचर सेक्शंस के अंदर देखने वाले हैं। आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर से कई सारा डेटा होगा, इसमें से कुछ चुनिंदा ही डेटा आपको चाहिए होगा, तो उसका सबसे पहले आपको बनाना होगा ये वाला क्यूब, डेटा के बेस के ऊपर ये आपको बनाना होगा डेटा का क्यूब, ठीक है। ये हम डिटेल के अंदर देखेंगे फ्यूचर सेक्शन के अंदर। फिलहाल अब ये ध्यान रखें, ओलेप यानी कि सिर्फ आप डेटा निकाल सकते हो, उसके अंदर आपको कुछ डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग करो, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करो, फिर आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर करो, डेटाबेस यानी कि ODS ऑपरेशनल डेटा स्टोर जो होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग करनी है, जो आप ETL और वो सब करते थे ना, वो सब आपको यहाँ पर करना है। देन आफ्टर आपको फिर से मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन के थ्रू डेटा को अगेन फिल्टर आउट करके डेटा वेयरहाउस के अंदर रख देना है, लेकिन ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिगर है, ऊपर से आपको बताया हुआ है, अंदर कई सारी छोटी छोटी चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये हमारा ओलेप और OLTP का फिगर रिप्रेजेंट कर रही है उसका बेसिक वर्किंग। ओके चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास थोड़ा और डिटेल के अंदर आया फिगर। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, ये पूरा जो पार्ट है वो है आपका OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ये हमारा राइट वाला फिगर है वो है ओलेप यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्रम 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है एनालिसिस करना और कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर है OLTP के अंदर बिजनेस और एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर प्रोसेस करना है, कुछ प्रोसेस करने के बाद आप बनाएंगे अलग अलग टाइप के क्लस्टर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स, जिसके अंदर आपने डेटा को डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप करेंगे ETL प्रोसेस यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ठीक है। वो प्रोसेस करने के बाद आप वो डेटा डाल देंगे डेटा वेयरहाउस के अंदर, जिसके अंदर आप मिलेंगे डेटा मार्ट, ठीक है। ये जो आपका ग्रीन एरिया है ना, वो पूरा का पूरा है आपका डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस में से आपको पहले क्या निकालना है, डेटा मार्ट, ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, देन आफ्टर वो आपका डेटा मार्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको 6 नंबर की प्रोसेस करनी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है डेटा माइनिंग, जो कि अपने आप में एक बड़ा हार्ड टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे फ्यूचर सेक्शंस के अंदर। फिर एनालिटिक्स कर सकते हो और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये 6 नंबर की प्रोसेस आपको कहाँ पर करनी है, डेटा मार्ट के ऊपर करनी है। सबसे पहले आपने डेटा को प्रोसेस किया, डेटा वेयरहाउस के अंदर डाला, डेटा वेयरहाउस में से आपको जिस भी टाइप का डेटा चाहिए था वो टाइप का आपने पहले क्या बना लिया, डेटा मार्ट बना लिया, ठीक है। उस डेटा मार्ट के अंदर आपने प्रोसेस की डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, तो अगेन आपको डेटा मिल गया और अगेन आप उस पर कुछ स्ट्रैटेजी प्रोसेस कर सकते हो और अगेन ये प्रोसेस जो है वो रिपीटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस तो एक ही जैसी दिखेंगी आपको, लेकिन जस्ट दोनों को डिवाइड किया है। OLTP यानी कि आप इस ओर सिर्फ ट्रांजेक्शन करोगे और इस ओर सिर्फ एनालिसिस करोगे। ये जो आपका 6 नंबर का फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो, ठीक है। डेटा माइनिंग कर सकते हो, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग,
ठीक है, तो ये थी आपकी डिटेल के अंदर फिगर जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एग्जैक्टली ओलैप और OLTP के अंदर डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम फिगर की बात करेंगे डेटा वेयरहाउस की। ये फिगर ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसी टाइप की, राइट। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है कि OLTP किस ओर आता है और ओलैप क्या आता है, किस पोजीशन के ऊपर आता है। तो देखिए ये हमारे ऑपरेशन सोर्सेस थे ना, ठीक है, जैसा कि हम ETL करते थे, वो ETL कहाँ पर करते थे, कुछ ऑपरेशन सोर्स होते हैं जहाँ से हमारा डेटा मिल रहा है, रो डेटा, ठीक है। तो वहीं पर आप क्या कर सकते हो, OLTP कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है। OLTP करने के बाद ये सब होता है, ETL होता है, उसके बाद डेटा वेयरहाउस के अंदर आता है। यहाँ पर आपको एग्रीगेट मिलता है डेटा, रो डेटा मिलता है, मेटा डेटा आप क्रिएट करते हो, अलग अलग टाइप के मेटा डेटा कहाँ पर रखते हो, रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर रखते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस पर डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस। तो उस सभी प्रोसेस को, ये सभी जो प्रोसेस थी ना, उसी को क्या बोला जाता है, ओलैप बोला जाता है, ठीक है। ओलैप यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो हम कर रहे थे ना अभी तक, डेटा माइनिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, उसी को बोला जाता है ओलैप। ये सब प्रोसेस को उसी को बोला जाता है ओलैप। और ये जो हमारे पास सोर्सेस थे, डेटा सोर्सेस थे, जहाँ पर डायरेक्टली हम रो डेटा लेते थे, ठीक है, कस्टमर के पास सर्वे कराया हुआ डेटा, कुछ रिपोर्टिंग में मिला हुआ डेटा, उसके अंदर हम कुछ प्रोसेस करेंगे OLTP, तो उस सेक्शन को बोला जाता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको पोजीशन बताई है कि जैसा हमने अभी सीखा OLTP और ओलैप, वो एक्चुअली हमारे डेटा वेयरहाउस की फिगर के अंदर कहाँ पर फिट होते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जहाँ पर आपको डेटा सोर्स मिल रहे थे वहाँ पर OLTP आता है ऑलवेज, और राइट साइड जो आप रिपोर्टिंग निकालते थे डेटा मार्ट के बेस के ऊपर, राइट, यहाँ पर आपको मिलता है ओलैप। ओलैप यानी कि ऐसा प्रोसेस, डेटा माइनिंग को, रिपोर्टिंग को, एनालिसिस को, बिजनेस इंटेलिजेंस को, इन सभी को आप बोल सकते हो ओलैप, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। OLTP और ओलैप मेन जो हमारा डेटा वेयरहाउस की फिगर थी उसके अंदर किस ओर लिखा जाता है, किस ओर डिनोट किया जाता है वो, ठीक है। ये था हमारा ओलैप वर्सेस OLTP। अब देखिए इन दोनों का मैं आपको कुछ थियोरेटिकल और डिफरेंस में यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको थियरी का काम है OLTP और ओलैप का, तो डिटेल के अंदर आपको फिलहाल अपने स्क्रीन के ऊपर थियरी मिल रही होगी दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई है कि OLTP और ओलैप के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो OLTP के अंदर क्लर्क होता है, कोई IT प्रोफेशनल होता है, कोई डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांजेक्शनल प्रोसेस करते थे। ओलैप के अंदर यूजर्स कौन कौन से होते हैं, तो कि नॉलेज वर्कर। नॉलेज वर्कर यानी कि कुछ अलग टाइप का, कुछ कैटेगरी वाइज डेटा वो निकालना चाहते हैं वो। अगेन ध्यान रखिएगा, ओलैप के अंदर सिर्फ आप डेटा को निकाल सकते हो, रीड कर सकते हो, जबकि OLTP के अंदर डेटा को रीड, राइट, अपडेट और रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए OLTP के अंदर फंक्शन क्या होता है, तो कि डे टू डे ऑपरेशंस किया जाता है, राइट, डेटा को अपडेट करने के लिए। ठीक उसी तरह से ओलैप के अंदर क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट होता है। डेटाबेस की डिजाइन क्या होती है, OLTP के अंदर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, जबकि ओलैप के अंदर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा सेक्शन है, OLTP के अंदर डेटा किस तरह का होता है, क्योंकि करंट डेटा होता है, जो भी लेटेस्ट होता है वो, उसको अप टू डेट डिटेल के अंदर भी रखना पड़ता है। फ्लैट रिलेशनल आइसोलेटेड डेटा होता है, जबकि ओलैप के अंदर ओनली निकाला गया डेटा, यानी कि समराइज्ड, हिस्टोरिकल, मल्टी डायमेंशनल डेटा भी होता है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल भी हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं आगे के चैप्टर के अंदर। देन आफ्टर यूसेज कौन कौन सा होता है, तो रिपीटेटिव यूज होता है। OLTP के अंदर बार बार आपको अलग अलग टाइप की क्वेरीज लगानी होती है डेटा को अप टू डेट रखने के लिए, तो इसको आप रिपीटेटिव करते हो, लेकिन ओलैप को आप एडहॉक प्रोसीजर के अंदर करते हो। एक्सेस क्या होता है, यहाँ पर रीड और राइट किया जा सकता है, इंडेक्सिंग किया जाता है प्राइमरी की मदद से। ओलैप के अंदर लॉट्स ऑफ स्कैन, जैसा कि मैंने पहला बताया, ओलैप यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिट्राइव करना, रीड करना, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ वर्क OLTP के अंदर शॉर्ट है, सिंपल ट्रांजेक्शन होता है, जबकि ओलैप यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी। अगर आप MySQL के साथ फेमिलियर हो या फिर कोई भी SQL डेटा टाइप के साथ, डेटाबेस के साथ फेमिलियर हो, तो आपको देखने को मिलती थी जॉइन की क्वेरी, राइट, इंडेक्सिंग की क्वेरी। तो वो सब कॉम्प्लेक्स टाइप की क्वेरीज आती है जो कि आपको स्पेसिफिक डेटा निकालने के लिए लगानी पड़ती थी। देन आफ्टर रिकॉर्ड एक्सेस किया जाता है, टेंस ऑफ रिकॉर्ड। OLTP के अंदर डेली टू डेली टेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस किया जाता है, जबकि ओलैप के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स डेली टू डेली रिट्राइव किए जाते हैं, ठीक है। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, कितने कितने अमाउंट्स के अंदर होता है, तो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर होता है OLTP को मेंटेन रखने के लिए, जबकि हंड्रेड्स ऑफ यूजर होता है ओलैप को रिट्राइव करने के लिए। डेटाबेस की साइज कितनी होगी, 100 MB टू 1 GB,
जबकि यहाँ पर 100 GB तो TB के अंदर भी हो सकती है। ओके, मैट्रिक यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजेक्शनल थ्रूपुट, यहाँ पर क्या होता है, क्वेरी थ्रूपुट, यानी कि आपको सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू बता दिया है दोनों का डिफरेंस, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, OLTP और OLAP का थियोरेटिकल डिफरेंस। ठीक है, सिर्फ इतना सा नहीं है, एक और फिगर है हमारे पास, ये मैं आपको डिटेल के अंदर नहीं समझाऊंगा, ये एकदम बेसिक टू बेसिक है, आप एक एक पॉइंट रीड करोगे अपने आप आपको ख्याल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बस। तो इस तरह से आपके पास थियोरेटिकल करके टोटल 2 डिफरेंस है, ये दोनों कंटिन्यू है एक ही साथ। ठीक है, ये मैंने फिगर को डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर कैटेगरीज है, जो कि हमारे पास ये कैटेगरीज थी ना वही है। तो आप अगर नोटबुक के अंदर लिखते हो तो आपको कंप्लीट लाइन में ही लिखना है। ठीक है, पहले ये वाला लिखना है डिफरेंस, और यहाँ पर से ही न्यू लाइन के अंदर आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका OLAP और OLTP का डिफरेंस। OLAP को हम डिटेल के अंदर आगे के सेक्शन के अंदर भी स्टडी करने वाले हैं, क्यूब बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन करने के बाद आपको होमवर्क कुछ इस तरह से करना है, 2 क्वेश्चन है सिंपल, मेटा डेटा रेपोजिटरी को डिटेल के अंदर समझाना है, फिगर बना सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, फिर OLAP और OLTP क्या है उसका डिफरेंस आपको स्टेट करना है विथ फिगर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिखना है थियोरेटिकली, उसकी फिगर भी आपको रिप्रेजेंट करनी है OLAP और OLTP की। तो हमने कई सारी डिफरेंस टाइप की फिगर्स देखी, राइट, OLAP और OLTP की। इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी फिगर आप चूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे डिटेल के अंदर फिगर जो होगी वही आपको चूज करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, OLAP OLTP क्या है, मेटा डेटा रेपोजिटरी क्या है। ठीक है।